गया, कभी तो खोला था मैंने। चलो लिख लो, एक बार क्वेश्चन पहले लिख लो। A body of mass 2 kg initially at rest, है ना, moves under the action of an applied under the action of an applied horizontal force of 7 Newton. 7 Newton on the table. अब आगे देखो क्या कह रहा है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो दिया है टेबल विथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.1। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0.1। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो पहले नंबर पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। दूसरे नंबर पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तीसरे नंबर पे वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी डन बाय ऑन बॉडी इन 10 सेकेंड और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ सिखा देगा ये। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड। चलिए करिए इसको। फ्रिक्शन का याद है ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एम जी। म्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, और एम और जी तो पता ही है। म्यू एम जी कोई फोर्स कहाँ वेरिएबल बेटा इसमें। फोर्स तो 7 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, 7 इज नॉट वेरिएबल। और म्यू एम जी भी वेरिएबल नहीं होगा। म्यू कितना है 0.1, एम कितना है 2 और जी हो गया 10 मान लो। तो 0.1 इंटू 2 इंटू 10 तो कांस्टेंट ही तो है।
बाकी सोचो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा ना। वेरिएबल कोई नहीं है इसमें फोर्स, सारे फोर्स कांस्टेंट है, सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करके डॉट प्रोडक्ट करके निकालोगे। इजी है, बिल्कुल इजी है। कैलकुलेट करके, है ना, फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स है, फ्रिक्शन बनाओ, एफबीडी बनाओ, देखो पहले एक्सेलरेशन निकालो, है ना, लॉज ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना बेटा। एक्सेलरेशन आ गया तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर करके। यू तो जीरो है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, है ना, वो करो। तो याद रखो ये सब फार्मूला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। अदिति आपने कुछ किया बेटा?
सर अभी अभी नहीं करा, अभी कर रही हूँ। करो करो। ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है ना हाँ फर्स्ट वाले केस में। हाँ हाँ, पहले फोर्स वाले में 0 डिग्री और फ्रिक्शन में 180, तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। पहले कर रहा हूँ। हाँ पहला करो। 0 डिग्री बिल्कुल। 1 होती है 0 डिग्री पे रहती हाँ cos 0 1 होता है। है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन वाले में आपको पता होता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन वाले अब बेटा फ्रिक्शन वाले केस में हाँ क्या चीज क्या मॉडल आएगा कॉफिशिएंट फ्रिक्शन याद करो यार, ये सब लिखा है तो इसको याद करो। मिल क्यों नहीं रहा है? फ्रिक्शन वाला जहाँ पे थ्योरी पढ़े वहीं तो मिलेगा। ये तो आपको अरेंज करना है ना चैप्टर को सही तरीके से। अब आप चैप्टर को मान लो 2 चैप्टर चला मिक्सअप करके करोगे एक ही कॉपी में, कैसे मिलेगा? क्या आपने लॉज ऑफ मोशन का सारा नोट एक जगह बनाया है? बोलो। वही ना बेटा, नोट्स हमेशा अलग अलग बनाया करिए। इसलिए मैं चैप्टर भी मेंशन कर देता हूँ जो रूटीन है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें कौन सी कॉपी लानी है। हर एक चैप्टर का अलग नोटबुक होना चाहिए, है ना? सर हर एक चैप्टर मिल का? गया ना? तो वो चीज है, इसीलिए है ना। देखो ऐसे तो सोचो तो खोजने पे नहीं मिल रहा तो फिर याद कैसे कर पाओगे आप, है ना? नोटबुक अलग अलग बनाया करो हर एक चैप्टर का। सर हर एक चैप्टर का आप कि हर फिजिक्स एक की कीजिए तो सब्जेक्ट फिजिक्स का? उतना ही पतला नोटबुक बनाओ, इतने में तो एक चैप्टर का पूरा हो ही जाएगा। हेलो आपको सर। कम से कम 15 नोटबुक फिजिक्स में, 15 नोटबुक केमिस्ट्री में, 15 नोटबुक मैथ्स में बनेंगे। समझ रहे हो? इतने मोटे मोटे, सिर्फ सीबीएसई की बात करें तो। दिस इज नॉट 10th क्लास। 10th क्लास में तो 2 छोटे छोटे नोटबुक में पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ नहीं होगा ना। हेलो ज्यादा चाहिए सर। ना कंटेंट, फिर पढ़ना होता है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं बोल रही हूँ कि आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बोल रहे हो, मतलब हर चैप्टर का? हर सब्जेक्ट का नहीं, हर चैप्टर का अलग अलग कॉपी बनाओगे तभी आप कर पाओगे, है ना? यस सर। समझे? अब यस कंपटीशन सर। वाले बच्चों का देखो 150 कॉपी अभी तक ही हो चुका है, 150 कॉपी अभी तक हो चुका है उनका, 150? 150 कॉपीज अभी तक। तो है ना? ओके सर।
100 से 150 एक एक बच्चे का कॉपी है। अभी तो आधा 11th खत्म हुआ है, तो आपका कम से कम 15-20 तो होगा हर सब्जेक्ट में। अभी क्या है हाँ क्या बेटा? एन हमारा कोर्स हो जाएगा क्या? एन नॉर्मल है ना, याद नहीं किए हो, देखो जो जो पढ़ाया गया उसको करो, रिवाइज करो। ये बताया था ना, एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। ये हमारा माइनस का और ये हो गया फ्रिक्शन, है ना? उसको लगता है रिवाइज नहीं किए हो फिर, इसीलिए कुछ याद नहीं है ना? यहाँ देखो क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, फिर कुछ याद आएगा आपको। सर पहला ये करना एक्सलेशन पड़ेगा तो वरना सब भूल 3.5 जाएंगे। निकला है। नहीं 3.5 कैसे निकलेगा? फ्रिक्शन कहाँ गया? नेट फोर्स देखते हैं ना बेटा, एक्सीलरेशन है, पहला और दूसरा एक्सीलरेशन तो नहीं होता है। एक्सीलरेशन तो एक ही होगा बॉडी का। एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास नहीं होता है। यस सर। तो पहला काम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सॉल्यूशन देखो, ये रहा बॉडी, ये मान लो टेबल है, ये टेबल है, इसी टेबल पे आपका बॉडी रखा हुआ है। इस पे आप तो एक फोर्स लगाए, एफ लगाए, फिर एफ इज 7 न्यूटन, और एक लगेगा बेटा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन निकालेंगे कितना लगेगा, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। एक तो लगेगा mg लगेगा, mg दैट इज 2 into 10 20 न्यूटन, और एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है? म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.1। यस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। तो ये चीज देखो, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब मैं निशांत को पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ मोशन, तो आप लोग फिर से कर लेना, है ना? तो वहां पर फिर दोबारा आपको चीजें, पर अब नोट बनाना, पूरा नोट बनाना और अलग बनाना, नहीं तो फिर वही काम, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं याद होगा। ठीक है, समझो इस बात को। ओके, ध्यान रखिए। तो म्यू जो है, म्यू हो गया 0.1, है ना? ये दिया हुआ है। अब आपके पास एक तो ये लग रहा है, अब फ्रिक्शन की वैल्यू, सिंस फ्रिक्शन इक्वल टू, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू, तो म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल होता है। अच्छा, यहाँ इस डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा। इस केस में नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा, नॉर्मल और mg बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको म्यू इनटू, हाँ हाँ माइनस mg होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में mg हो गया। बिल्कुल सही बात है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो माइनस mg हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, तो 20 न्यूटन। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। तो बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू, म्यू हो गया 0.1 और mg हो गया 20। तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, देखो कितना हो गया, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो 2 ही न्यूटन लग रहा है ना, तो 2 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है 7 न्यूटन। तो इधर जाएगा ना, बॉडी इधर मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री में लग रहा है, और एफ का वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब हमें करना क्या क्या है, एक एक करके करते जाते हैं। ये सर हमें हर केस में बनाना पड़ता है ऐसा? ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम हर केस में बनाएंगे तभी तो सॉल्व करेंगे, बनाएंगे नहीं तो दिखेगा कैसे, है ना? बोलो, क्वेश्चंस करने का स्टेप है ना बेटा वो, तभी तो आप समझ पाओगे, क्वेश्चन को कर पाओगे। तो पहला केस कह रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, पहले एक्सीलरेशन निकाल ले। एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सिंस नेट फोर्स F net equal to mass into acceleration, this implies acceleration will be F net divided by mass, और F net क्या हो जाएगा 7 minus 2, ये हो गया 7 minus 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 2 kg। हाँ तो 7 minus 2 5 हो गया, 5/2, यानी कि क्या चीज, कौन सा यूज करेंगे? अरे भाई तो ये 20 तो कैंसिल हो गया,
वाई डायरेक्शन में, सभी वेक्टर को जोड़ोगे, ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो रहा है, तो वेक्टर कब याद करोगे? बोलो, करना है ना। ये तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, उसके बाद मैंने नोट्स दिया, लेक्चर दिया, आप तो करो, है ना बेटा। वेक्टर देख लो, वेक्टर और वर्क एनर्जी पावर, ये दो चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। पहले जो कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एलिजिबिलिटी ही नहीं गेन कर पाओगे, पढ़ना तो दूर की बात है ना। ओके, तो वेक्टर तो करना ही पड़ेगा, दैट इज द गेट टू इंटर इनटू द फिजिक्स, है ना। तो ये नॉर्मल और ये mg अपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल हो गया तो बचा इधर का फोर्स ना, इधर तो मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी इधर जा रहा है ना। तो F माइनस ये, है ना बेटा, यही फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में तो जीरो है फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में ना है। देखो, तो हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो ये हो गया। अब देखो, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो पहले तो एक्सीलरेशन निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? सिंस डिस्प्लेसमेंट, मान लो d है डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है मान लो, तो u जीरो है, तो u जीरो है तो बचेगा हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पता है ना फॉर्मूला, तो ut जीरो हो गया क्योंकि u जीरो है, तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो बेटा हाफ और a हो गया 2.5 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 100, है ना। तो ये हो जाएगा, कट के कितना बचेगा? 50। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट में देख लें, 2.5 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा? 125, 125 मीटर हो गया, 125 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क देखना है, अब पहला वाला शुरू करो, यहां तक तो हो गया। यहां तक करने के बाद हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर अब आएगा, अब सब निकलता जाएगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री। तो एफ तो हो गया 7, डी हो गया 125 और कॉस 0 इज 1, ये जूल हो जाएगा, है ना। तो 7 इंटू 125, 125 इंटू 7, तो 700, 875, 875 जूल आ गया, है ना। मल्टीप्लाई करके देखते रहो आप, है ना। अब देखो सेकंड नंबर पे, देखो सेकंड नंबर में बेटा क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो दैट इज फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर और कॉस 180 डिग्री, दैट इज -1 होता है, तो cos 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा -250 जूल। वर्क डन विल बी इक्वल टू -250 जूल, -250 जूल। अब टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड यहीं पे लिख लें। नेट फोर्स ऑन बॉडी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सारे फोर्स का वर्क डन ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी वर्क डन बाय द एफ प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सारे फोर्स को ऐड नहीं करेंगे, तब भी वही आएगा, है ना, तब भी वही आएगा, यही तो लॉ पर ही है ना। सारे फोर्स का अलग अलग निकाल के वर्क ऐड करें या सारे फोर्स को ऐड करके वर्क निकालें, एक ही आएगा, समझा। ओके, तो ये भी हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, इन दोनों का सम हो जाएगा, कहाँ गया भाई, 875 और -250, तो
75 जूल माइनस 250 जूल, है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से माइनस करो 625, है ना। आप ऐसे भी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 125 और नेट फोर्स कितना है 7 माइनस 2 5, तो 5 इंटू 125 कितना हो गया 625 आ रहा है ना। नेट फोर्स निकाल के भी करोगे तो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होता है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये वाला लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 625 जूल ही होना चाहिए। अगर आप वेलोसिटी में निकाल के करोगे तो आ जाएगा। हाँ ये भी सेम हो गया। आना ही है, ये थ्योरम है ना। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने क्या बोला एकदम याद रखना है बेटा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलो नीचे मुझे लिखे तो उसको कर दें। mg हमारा निकल गया था, हमने एक्सीलरेशन निकालना था, हमने लिखा था शुरुआत यहाँ से, ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से शुरू करोगे। सिंस f net equal to mass into acceleration, this implies acceleration will be f net divided by mass, तो वो कितना हो गया था 7 माइनस 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 kg, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना ये। और उसके बाद यहाँ तक कर लो पहले, उसके बाद फिर आप ये डायग्राम बना के यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ के बाद ये वाला लिखोगे, डायग्राम के बाद ये लिखोगे, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन पूरा कर दो। देखो कोई दिक्कत है क्या, आराम से पूछो, अच्छा है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ बेटा, भाई तुम स्कूल के बुक का ही तो है, इससे टफ है क्या? इससे टफ क्या आएंगे, जो भी बुक में है बेटा वो सब लेवल के आएंगे। ये तो आगे हाँ आ गया ना, तो और भी क्वेश्चंस कराएंगे। क्या भाई इजी आए हो तो क्वेश्चन जो सेट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, थोड़े टफ भी आ सकते हैं इससे, है ना। बिल्कुल। बोर्ड का मैं बता सकता हूँ, बोर्ड में क्या आएगा, स्कूल का तो अलग अलग स्कूल के अलग अलग टीचर अपने हिसाब से करते हैं सेट, है ना बेटा। वैसे कहोगे जनरल तो आ सकता है, आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्कूल के एग्जाम में, है ना बेटा।
सर ये जो 20 न्यूटन एमजी ये कहीं काम नहीं आया। कहाँ बेटा? एमजी 20 काम आया ना, नॉर्मल कैसे निकाला आपने? नॉर्मल निकाला ना बेटा, नॉर्मल नहीं निकालते हो, फ्रिक्शन कैसे निकलता म्यू इंटू एन? अरे वो चीज किया था ना, यहाँ पे लिख लो, रह गया है एमजी निकाला, वो स्टेप रह गया ना एक, यहाँ पे मिटा दिए थे। अरे नॉर्मल आपको आया ना, नॉर्मल निकला एमजी, क्योंकि इधर मोशन नहीं हो रहा तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल भी हो गया 20 न्यूटन। तभी तो आपने फ्रिक्शन लिखा था, देयरफॉर फ्रिक्शन दैट इज म्यू म्यू इंटू एन, ये लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 20 दैट इज 2 न्यूटन। समझा? आया ना? आया ना जरूरत? चल कर, है ना? वो रब कर दिया था ना मैंने उधर, इसलिए आपको कर, अभी कर लो यार। मेरा वो गया कहाँ? इंक कहाँ चला गया? अच्छा उधर समझा हुआ नहीं। सर ये वाला जो ये आपने लिखा है तो लिखा हुआ था पहले ही। हाँ लिखा हुआ तो अच्छी बात है यस सर। बेटा, ये आपको समझना मेन जरूरी है, लिखना यस सर। ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, लिख के कोई यस फायदा सर नहीं है, आया। नहीं समझ में आया तो। ठीक है, करना भी तो पड़ेगा ना। चलो तो बस ये चैप्टर होगा, उसके बाद फिर आपका इसी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल वगैरह बता के अरे बढ़ जाएंगे ग्रेविटेशन पे, है ना? तब तक रोटेशन में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। रोटेशन मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा, कंपटीशन बैच के साथ फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो चैप्टर साथ में पढ़ सकते हो वो पढ़ा देंगे साथ में। क्या दिया है सलाह मैथमेटिक्स? चलो ठीक है।
हो गया। हाँ बेटा, कैसे कैसे सब तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डायग्राम कैसा है ये? हाँ तो क्या हो गया, क्वेश्चन को शांत भाव से पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है ना, कैसा है करके थोड़ी समझ में आएगा। हाँ देखो अगले क्वेश्चन पे आइए, ये तो चारों है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, उसको पढ़ोगे सोचोगे तो समझ में आएगा। ये किस क्वेश्चन में है पढ़ा है आपने, थर्ड नंबर जैसे पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो, है ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको आपको पर्सनली अलग से बता दूंगा। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपको, जैसे ये क्वेश्चन हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता ही है पैराबोला, ये ग्राफ आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना इस तरह से, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा ना, स्प्रिंग का, तो वही है, समझा। तो मोस्टली सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो करके आओगे तो समझ में आएगा। मैं एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ, देखो आप लोग को होमवर्क में मैं इसमें दे रहा हूँ क्वेश्चन, और मैं कुछ क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने करा दिया, 3 1 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक करो होमवर्क में, है ना, ये चीज एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 7 8, समझा। ये क्वेश्चंस आप यहाँ से एनसीईआरटी से पढ़िए, पहले सोचिए फिर करिए, समझा। जैसे थर्ड नंबर है, मैं डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि वो लंबे लंबे स्टेटमेंट है ना, इतना बोर्ड पे लिखे तो पूरा बॉडी भर जाएगा, तुम्हें करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ा सब कुछ दिए, अब करना तुमको, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, है ना, जहां फंसोगे वो मुझसे डाउट पूछ लो, है ना बेटा, तब वरना तो लिखने में इतना टाइम चला जाएगा। हाँ 2 तो न्यूमेरिकल था, मैंने करा दिया, 9 कराऊंगा अभी मैं इसमें, है ना, फिर इसको रब करते हैं, ये होमवर्क लिख लो पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर का, यानी कि ये कहाँ से शुरू है, 6.1 टू 6.8, ये आपको करना है, 6.2 कर लिया हमने, ये करना है ना, अभी गैप में ये पूछना 6.3, देखना बहुत आसान है, मैं बता दूंगा। अब डायग्राम देख के डर रहे हैं ना, सारा डर दूर हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, 6.11 फिगर है, क्वेश्चन 6.3 है, इसमें लिखा ना गिवन फिगर 6.11, है ना, 6.3 क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम नंबर 6.11, ये फिगर का नंबर है 6.11, है ना सर बेटा। अभी कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? 6.9 पढ़िए, ओके अच्छा क्वेश्चन है, हाँ उसमें आई थिंक पावर है क्या, तो पावर पढ़ा दूंगा, पावर है ना, पावर बताते हैं फिर कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, देन वी विल डू दैट क्वेश्चन। कौन सी पावर कह रहे हो? पावर तो पावर होता है, और कौन सा पावर, पावर ना, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल पावर, है ना, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी बाय टाइम या वर्क अपॉन टाइम, है ना, तो वो आपका पावर हो जाएगा। देखो देखो पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो वर्क करने के रेट को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, हाँ, तो जूल पर सेकेंड दैट इज वॉट, है ना, और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द रेट, रेट मतलब डिवीजन है, द रेट ऑफ
rate of consumption of हाँ energy. हाँ वही लिख रहा हूँ, कंजम्पशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर. The rate of consumption of energy or the rate of production of energy is called power. जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम होता है या जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, that will be called power. है ना? तो पावर आपका क्या हो जाएगा, dw by dt. ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर. डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस मिलता है. इंस्टेंटेनियस पावर है ना. एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर. तो एवरेज पावर जो हो जाएगा P एवरेज कह लो, दैट विल बी डेल्टा W बाई डेल्टा T. मान लो डेल्टा T टाइम में डेल्टा W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है ना. if delta W work is done in delta T time, then average power will be delta W by delta T. ये एवरेज पावर हो गया. ओके, एनर्जी है तो एनर्जी में देखेंगे डेल्टा E बाई डेल्टा T. ओके चलो इसको कर लो. देखो सिंस पावर इक्वल टू dW by dt, this implies dW will be equal to P dt. और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें dW का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ P dt फ्रॉम T1 टू T2 मान लो, यहाँ T1 टू T2 जो भी इनिशियल से फाइनल होगा, तो ये टोटल, ये तो वर्क डन हो जाएगा, W या डेल्टा W हो जाएगा है ना. तो W हो गया वर्क डन इन T1 से T2 टाइम, dW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, और P dt का इंटीग्रल जो है उसको ऐसे लिख देंगे. इंटीग्रेट करने के लिए तो फंक्शन जो होगा उसके हिसाब से करोगे, फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का. तो ये हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ P dt फ्रॉम T1 टू T2. तो ये जो है ये तो वर्क आ गया. एक सेकेंड, पावर हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ पावर, पावर जो भी फंक्शन रहेगा टाइम का उसके हिसाब से देखेंगे. तो इंटीग्रेशन तो P dt y dx का इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है, एरिया ऑफ द ग्राफ. तो अगर पावर टाइम ग्राफ का एरिया है तो T1 से पावर और टाइम का ग्राफ है, हाँ पावर और टाइम का ग्राफ है, तो उसका एरिया क्या देगा, वर्क देगा, जो भी टाइम लेंगे T1 से T2 तक. तो पहले यहाँ तक करो फिर वो कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं है ना. और एक और डेफिनेशन पावर में बताएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे. पावर में ज्यादा कुछ नहीं, खत्म चैप्टर. हाँ आप कल कह रहे थे सर सर्कुलर वाला बता देंगे, डोंट वरी, वो सब तो क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराओगे आप? करा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए है ना, करा देंगे. अभी एक क्लास और इसमें पढ़ लो. ओके आपको जितना कराया गया उसको कंप्लीट करो है ना. अभी हो जाएगा बस यस सर. बिल्कुल, जो जो चैप्टर करा दिया गया है हाँ उसको कंप्लीट करने पे ध्यान दो. मुझे क्या है, मैं तो एक दिन कवर पूरा 16 घंटे 18 घंटे क्लास लगा देता हूँ, आधी किताब ही खत्म कर दूंगा. सर तो उससे फिर क्या फायदा होगा. सर हाँ मेरे एग्जाम्स शायद से मतलब जनवरी में होंगे शायद. शायद से होंगे तो होने दीजिए है ना. हाँ सर बता रही हूँ सर, आप बोलते हो ना पहले बताने. आप पहले बताने का, लेकिन आप अपना स्पीड बढ़ाइए, सिलेबस का स्पीड खुद ही बढ़ेगा यस सर. है ना. जितना पढ़ाए हैं उतना कर लो, उसी यस में सर. तुम्हारे नंबर आ जाएंगे ठीक ठाक है ना. हाँ इसीलिए जितना करा रहे हैं पहले उसको कंप्लीट करो और थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाइए.
हाँ, हो गया बेटा? यस सर। चलो देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। देखो, बातें ना करो। Since work done equal to integration of P dt from T1 to T2. Work done equal to integration of P dt from T1 to T2. इसीलिए क्या हो जाएगा, यह इंटीग्रेशन ऑफ P dt, therefore एरिया bounded by the power time graph and time axis from t equal to t1 to t equal to t2 gives work done during the time interval. टाइम इंटरवल, चलो लिख लो। तो T1 से T2 टाइम इंटरवल में आप ग्राफ से डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हैं एरिया के थ्रू, है ना। तो इसको आप दिखा देता हूं मैं। देखो, जैसे मान लो ये आपको फॉर एग्जांपल पावर वर्सेस टाइम है। अब मान लो ये हो गया T1 और ये हो गया T2। तो T1 से लेकर T2 का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। वर्क डन, इसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ पी dt फ्रॉम T1 से T2 के बराबर होगी। और ये बात तो आप लोगों को पहले से मालूम ही है कि जो नीचे का एरिया होता है निगेटिव लेते हैं, ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, है ना। ये हर जगह हमने किया है, काइनेमेटिक्स में भी किया है, लॉज ऑफ मोशन में भी किया है। तो नीचे के एरिया, अगर नीचे अगर कोई ग्राफ जा रहा है तो उसका एरिया निगेटिव होगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा। ऐसे जेब में रखो, जेब में। हाँ, क्या हुआ, भूख लगी है? नहीं ऐसे आया, मैं चला था 1:40 पे, अभी आया हूँ। अच्छा, जहाँ रिक्शा मिलने जाओ ट्रैफिक से मिल को क्या। चलो ठीक है, इससे मेरे पास कुछ रखे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, इसे पानी में 100-200 का नोट रहता है, पानी में धुल जाता है, ध्यान नहीं रहता है।
हो गया बेटा? सर पहले मेथड आता नहीं पता होगा पहले मेथड कर देगा क्या बेटा? पहले मेथड कर देगा पैरेलक्स कट नहीं है, पढ़ा देंगे। तो पैरेलक्स तुमको वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे। हाँ, तो आप तो फिजिक्स कर ही नहीं रहे हो, आप कहाँ से करोगे? है ना? हो गया बेटा? चलो देखो, अब जैसे कि देखो, पावर ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन लेगा, सो दिस विल बी नेट पावर। तो नेट पावर हो जाएगा डी डब्ल्यू नेट बाई डी टी। अच्छा बताओ, नेट वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सेम, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर आप कह सकते हैं डी डब्ल्यू नेट विल बी इक्वल टू डी के एंड देयरफॉर पी नेट, नेट पावर को हम लिख सकते हैं डी के बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेट पावर इक्वल टू डी के बाई डी टी। इसको भी नोट कर लो, है ना? अरे भाई, नेट वर्क डन तो तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर नेट वर्क डन होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, डीके से। डीके मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डीके हो गया डी डब्ल्यू नेट इक्वल टू डीके, तो डी डब्ल्यू नेट की जगह डीके कर दो, तो पी नेट हो गया डीके बाई डी, है ना? चलो अब दो क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करो। हाँ देखिए क्वेश्चन, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6.9, a body is initially at rest, it undergoes
one dimensional motion. It undergoes one dimensional motion with constant acceleration. With constant acceleration. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. The power delivered to it at time t, है ना. एक और फॉर्मूला पावर में है, बता देंगे. द, बल्कि यहीं से डिराइव हो जाता है. पावर डिलीवर्ड टू इट इन टाइम t is proportional to, is proportional to, ऑप्शन दिया है t का पावर 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है t के प्रोपोर्शनल है, तीसरा ऑप्शन दिया है t का पावर 3/2 है, और चौथा ऑप्शन दिया है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. अच्छा जरा पावर का देखो नोट में ध्यान से. पावर आपने क्या पढ़ा था? पावर आपने पढ़ा था dw/dt, है ना. dw/dt, और dw को क्या लिख सकते हैं? f डॉट dr, है ना. शुरुआत में वर्क डन जब पढ़ाए थे तो दिस इज इक्वल टू f डॉट dr डिवाइडेड बाय dt, और dr/dt क्या होता है? वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस पावर को ऐसे भी लिख सकते हो कि f डॉट v, तो फोर्स और डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ये भी पावर होता है ना. f डॉट v, क्योंकि dr/dt क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, सिंस v इक्वल टू dr/dt रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. काइनेमेटिक्स में बताए हैं, फोर्थ चैप्टर पढ़ा रहे थे, थर्ड फोर्थ में दोनों जगह ये. तो ये चीज, ये सब याद रखना पड़ेगा जो पढ़ चुके हो, है ना. चलो अब जरा सोचो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना. तो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, 2 मिनट सोचो फिर मैं बताता हूँ. सारा फॉर्मूला आपके सामने है. नाउ आपको दिमाग लगाना है और अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को. देखिए क्या कुछ सोचा? करो.
इसमें भी देखो क्या दिया, बॉडी इनिशियली रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। फिर क्या कह रहा है, इट अंडर गोज वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो तो ठीक है। v इक्वल टू, v नहीं होता ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट इसका v, हाँ d, v कह सकते हो, d या s, ठीक है। और v हो जाएगा u प्लस at, है ना। तो u तो 0 है, तो v क्या हो गया, at, v क्या हो गया, at हो गया। अब फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो फोर्स हो गया कांस्टेंट और वेलोसिटी हो गया at, ये कांस्टेंट है। अब पावर क्या है, एफ डॉट वी, मल्टीप्लाई कर दो, 1d है तो 0 डिग्री पे होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो, बस आ गया आंसर, टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर क्या है कुछ, देखो ये मैं रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। देखो सिंस v इक्वल टू u प्लस ए टी, सो दैट इज a इंटू टी, u तो 0 है, रेस्ट से शुरू कर रहा है बॉडी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आपके पास ये भी आ जाएगा सिंस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, शुरू से तो बता रहे, और क्या है, डी की क्या जरूरत है, क्या फॉर्मूला है बेटा, इनटू नहीं है, एफ डॉट वी, फोर्स और वी का डॉट प्रोडक्ट, इनटू तो कुछ होता ही नहीं है वेक्टर में, है ना। इनटू जैसा कोई वेक्टर को तो कुछ पता ही नहीं कि इनटू क्या होता है, या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, है ना। तो ये हो गया, तो फोर्स आपके पास है भाई, तो जो कौन सा फॉर्मूला, तो डब्लू कहां से लाओगे, तो वी क्यों नहीं आ जाएगा, वी तो डायरेक्ट आ गया। हाँ तो हमें तो टी के टर्म में ही तो पूछ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी, ए कांस्टेंट दिया है कि नहीं दिया है, करने का वहां से भी आ जाएगा आंसर, है ना, वहां से भी आंसर आ जाएगा, वहां से थोड़ा 4 लाइन ज्यादा जाएगा, यहाँ से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। ये हो गया, तो सिंस पावर क्या है, पावर होता है एफ डॉट वी, तो पावर एफ डॉट वी होता है, तो एफ क्या है एम ए, और वी क्या हो गया 80, और कॉस 0 डिग्री क्योंकि 1d में है, तो एम ए स्क्वायर इंटू टी, एम और ए तो कांस्टेंट है, इसका मतलब देयरफॉर पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी, आ गया, है ना, टाइम के प्रोपोर्शनल है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पावर बढ़ता जाएगा, समझा, ये चीज है। कहाँ दिया है हाफ, यार ऑप्शन है, चार मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो दिए होंगे कुछ तो कभी, तो 4 ऑप्शन है, एक ही ना कोई सही होगा, विच इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना, क्यों, चलो ऑब्जेक्टिव है बेटा, चलो 4 में से एक ऑप्शन सही है, बाकी सब गड़बड़ है। अब देखो तुम अगर वैसे कर दिए, लिख लिया था, अरे भाई इतना टाइम लगाता है, अब क्वेश्चन करने बोला तो पहले थ्योरी तो लिख लोगे, चलो लिख लो इसको, since power equal to dw by dt, since dw equal to f dot dr, therefore power equal to f dot dr by dt,
ये हो गया एफ डॉट वी सिंस वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। चलो लिख लो तो इसको। तो पावर क्या हो गया, देयरफॉर पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया आपके पास। इंस्टेंटेनियस पावर को वेलोसिटी के टर्म में भी दे सकते हैं, किसी भी फोर्स का इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फोर्स dw by dt तो होता ही है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू f डॉट v। dw by dt ही तो बन गया f डॉट v। हाँ ओके, चलो पहले इसको करो तो उसके बाद फिर दूसरे मेथड्स बताते हैं। हाँ। हो गया, चलो ठीक। सर ये वाला याद याद रखना एक तरह से। ये भी याद होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए, सबका ही पहले वाला तो पता पहले है। वाला नहीं था। हाँ इसमें ये तो पता ही है, v होता है अपना r by t होता है। डी आर बाई डी टी, आर बाई टी कुछ भी नहीं होता है, dr आर बाई डी तो कुछ ये बात तो होता ही नहीं है कुछ, है ना। वेलोसिटी होता है, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हाँ पोजीशन वेक्टर और टाइम का डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बेटा। आप यहाँ पोजीशन वेक्टर और टाइम आर और टी दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, आर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो समझाइए। चलिए यहाँ तक हो गया ये चीज। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, बस उसके बाद फिर अगली क्लास में और क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पार्ट और बचा वो भी बता देंगे। देखो बेटा इसी क्वेश्चन को करने के दूसरे तरीके जिससे आप देखना चाहते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात तो वहां भी है, तभी तो इसको कांस्टेंट माना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमें इंस्टेंटेनियस वर्क डन देखना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी यूटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर u तो जीरो है, तो s विल बी इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर, देयरफॉर ds बाई डी टी, ds बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/2, ये तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, डिफरेंशिएट किया हाँ t, तो आपने पढ़ा है ना x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, फॉर्मूला बताया था। तो इंटीग्रेशन में आपका हो जाता है n टू दी पावर n x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो डिफरेंशिएशन में तो यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा।
डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो गया 2, तो डिफरेंशिएशन यहाँ n बाहर आ जाएगा तो हो गया 2 और t का पावर 2 - 1 तो पावर 1 हो गया, है ना। तो ds/dt आ गया, इसी को आप चाहो तो dr/dt लिख दो, है ना, dr/dt लिख दो। ओके, वही चीज है। देयरफॉर dw ये पावर क्या हो जाएगा, पावर dw/dt, dw/dt, तो dw/dt होता है, तो dw क्या हो जाता है f.dr, इसको लिखोगे f.dr/dt, है ना। f क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और dr/dt क्या है, at है ना। ये हो गया ma² इंटू टी, तो फिर से आ गया प्रोपोर्शनल किसके आ गया, देयरफॉर पावर प्रोपोर्शनल टू टी, सेम चीज आ गया ma² टी, है ना। वो चीज यहाँ से लंबा सर जाएगा, यहाँ से 2 लाइन में हो जाएगा। हाँ समय रिकनेक्ट कर रहे हैं एक बार। बेटा क्लास ओवर हो चुकी है। नहीं सर, ये वाला नोट करना है ना जो आपने अभी कराया, तो सर ठीक से दिख नहीं रहा। ठीक है सर, रुक जाओ 2 मिनट। तो जब बेटा 2 मिनट में मोबाइल डिस्चार्ज है, अगली क्लास हो नहीं पाएगी, जल्दी करिए, हाँ सर, मुझे दूसरे कर क्लास के लिए मोबाइल चार्ज करना है ना। जब इस तरह से चलोगे तो लंबा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लोगे f.v तो जल्दी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर f.v ज्यादा बेटर है। हेलो, हाँ हेलो, यहाँ पे लगवा दीजिएगा। चलिए ठीक है। कोई नहीं, अभी अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आराम से कर देगा, जब आएगा कर देगा। आज तो मैं हाँ हाँ कोई इशू नहीं, कोई नहीं, हाँ आराम से करना है। हाँ चलिए ठीक है। यस सर, हो गया। हाँ बेटा आपका फी नहीं आया, कब आएगा बेटा, 2 महीने नहीं, वो तो ठीक है, आपके ऊपर भी तो बदल आएगा 2-3 महीने का। चलो नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है ना, हमारे को तो जरूरत है, हमारे बारे में भी सोचिए, है ना। लॉकडाउन नहीं रहता हमें भी टेंशन नहीं होता। फोन तो करते हैं सर, अभी भी पड़ा है स्क्रीनशॉट मेरे फोन में, ये वाला फोन है ना, मेरे को स्क्रीनशॉट पड़ा है, और 2 बार फोन आया, लगी नहीं था। अच्छा वो मैंने सिम निकाल दिया होगा ना उस समय, उसके लिए क्लास के चक्कर में। यहाँ पे आके इतने दूर से आए थे वहाँ से रास्ते से सर कोई नहीं, जब भी आया करो ना, देखा मैसेज जरूर कर दो कि सर आने वाले हैं, है ना। कितना, मैं तो क्लास के बाद मैं निकल गया होगा, लास्ट क्लास नहीं होगी ना इसलिए।